Hello students, once again I welcome you all to this class। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉर्क इक्वेशन, बल आघूर्ण का समीकरण, जिस पे जो हमारी इंडक्शन मोटर है उस पर कितना बल आघूर्ण होगा और उसका समीकरण जो हम आज डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण स्टेटर तथा रोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, कल हमने देखा था कि ये जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसका ये स्टेटर है, जिसे क्या करते हैं, 3 फेज की सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर क्या होने लगता है, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि ns स्पीड से घूमने लगता है। ये फिर इंटरेक्ट करता है इन रोटर कंडक्टरों से थ्रू दिस एयर गैप और यहाँ पर क्या बनाता है, वो एक अनदर फील्ड दैट इज रोटर फील्ड, और हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों के जो इंटरेक्शन से ये टॉर्क या जो यहाँ पर बल आघूर्ण लग रहा है उसके कारण जो या उसका समीकरण अगर हम देखें तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस बल आघूर्ण का मान व इन क्षेत्रों की सामर्थ्य एवं इनके मध्य फेज कोण φ2 पर निर्भर करता है। देखिए, φ2 क्या है, तो अगर मैं इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर किसी एक मशीन में क्या करूं, कंपेयर करूं या उसको मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूं, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स पढ़ा हुआ है मशीन 1 में। तो जैसा हम 3 फेज ट्रांसफार्मर एक पढ़ते हैं, मान लीजिए ये 3 फेज सेकेंडरी हो गया और ये 3 फेज ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, यहाँ पे लगी हुई है हमारी सप्लाई एक ट्रांसफार्मर और यहाँ लगा हुआ है लोड जो कि एक 3 फेज का लोड है। क्लियर? तो अगर मैं लोड को यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर को क्या बोल सकते हैं हम, ये प्राइमरी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 3 फेज की वाइंडिंग और इसके स्टेटर में भी 3 फेज की वाइंडिंग, एंड रोटर को भी 3 फेज की वाइंडिंग एज सेम एज योर 3 फेज ट्रांसफार्मर। बट रोटर के जो कंडक्टर्स है वो हमने क्या किए थे, वो हमने शॉर्ट सर्किट करा के रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर बोल सकते हैं। मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू अ 3 फेज ट्रांसफार्मर विथ सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि 3 फेज की सप्लाई इसे भी दी गई, ये 3 फेज फ्लक्स यहाँ बनाया, देन ये फ्लक्स लिंक किया सेकेंडरी रोटर पर या फिर इसके सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि यहाँ रोटर है। तो सेम एज योर 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा है, बस सेकेंडरी की वाइंडिंग जो है हमने शॉर्ट की है एंड रिंग से या स्लिप रिंग से। तो बस इसी इक्विवेलेंस के साथ हम कंपेयर करना चालू कर देंगे। स्टेटर की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसा हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। मतलब स्टेटर फ्लक्स को हम φ1 लिखेंगे, रोटर फ्लक्स को φ2, स्टेटर करंट को I1, रोटर करंट को I2, स्टेटर वोल्टेज V1, रोटर वोल्टेज V2, स्टेटर इंड्यूस्ड, वैसे EMF तो हमारा EMF इंड्यूस नहीं होगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर मैं ले R1, यहाँ का रेजिस्टेंस R2, ये X1, ये X2, ये Z1, ये Z2, ऐसे सारे पैरामीटर्स हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एज कंपेयर्ड विथ योर 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो उसी पर ये जो φ2 का मान है ये हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच जो कोण बनेगा, φ2 फ्लक्स जो बनेगा, ठीक है, फेज एंगल जो बनेगा दैट इज φ2, और इसी फेस एंगल पर भी ये निर्भर करेगा। ठीक है, उनके सामर्थ्य पर, मतलब फील्ड के स्ट्रेंथ प्लस योर दिस एंगल, ये दोनों मिला करके क्या होंगे, डिपेंडेंसी उसकी होगी। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं कि यदि रोटर पर जो धारा है ना, सपोज या लेट रोटर करंट इज सपोज I
फॉर करंट एंड आर फॉर रोटर, और उनके जो पावर फैक्टर है उसका मान है सपोज कॉस फाई टू, एंगल फाई टू लिए थे हम, तो यहाँ से ले लिया हम कॉस फाई टू। क्लियर है? तो इसका जो टॉर्क होगा टी, उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ई आर। ई आर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर इंटू आई आर, ये हो गया पावर इंटू आई आर। और अगर हम कॉस फाई टू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पावर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। क्लियर है? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू द पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड इज नथिंग बट वी आई कॉस फाई, और यहाँ वी क्या है, ई आर है, इंड्यूस्ड रोटर ईएमएफ, आई आर इज द करंट इन द रोटर, और फाई टू इज द एंगल, तो कॉस ऑफ फाई टू इसका पावर फैक्टर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो ई आर डेवलप हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो दैट इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू फाई फ्लक्स, जो कि हमारा क्या है, स्टेटर फ्लक्स को लिंक कर रहा है। देन इट इज इक्वल टू आई आर एंड कॉस ऑफ फाई टू। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ई आर इज प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स के कारण ही तो ई एम एफ आया था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर जो ई आर है वो रनिंग अवस्था में प्रति फेज रोटर ईएमएफ है, और आई आर जो है वो रनिंग अवस्था में प्रति फेज रोटर धारा। ये सारी पर फेजेस वैल्यू है, याद रखिएगा। कभी भी हम कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं फॉर अ 3 फेज मशीन, तो हमेशा हम इक्वेशन में या फॉर्मूले में क्या रखते हैं, पर फेज वैल्यू रखते हैं। ये एकदम एक फॉर्मूला है या एक की पॉइंट है जिसको याद रखना है। तो बाय डिफॉल्ट ये सब पर फेजेस वैल्यू ही होंगी। देन यहाँ पर हमको पता है ई आर इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ ई टू, एस टाइम्स ऑफ ई टू। ई टू क्या है, तो ई टू हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज हो गया। ठीक, और आई आर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू ई बाई जेड, या v बाई जेड लिखते हो आप, तो या तो इसको Z2 लिख रहे हैं या ZR लिख रहे हैं, बात एक ही, रोटर के लिए है तो सब RR लिख रहे हैं। क्लियर है? E2 सेकेंडरी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, तो ई आर हो गया यहाँ का रोटर वोल्टेज, और ZR हो गया यहाँ का इम्पिडेंस। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो s टाइम्स ऑफ E2 अपॉन अब ZR, तो Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो R इज फॉर रोटर 2 लिखेंगे स्क्वायर प्लस, अब x2 जो होगा वो खाली x2 ना होकर के s टाइम्स ऑफ x2 होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि R में s क्यों नहीं आया और x में s क्यों आया। बहुत अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन सोच पा रहे हैं मतलब आप बहुत सही सोच रहे हैं। तो देखिए, जब भी रोटर में कोई भी क्वांटिटी है z है मान लीजिए, उसमें 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, r, x और c, या xl और xc बोलो। तो ये जो xl और xc वाला जो टर्म है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि 2 पाई fl लिखते हैं या 1/2 पाई हम क्या लिखते हैं, fc लिखते हैं। तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म्स है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, फ्लक्स के कारण चेंज होंगे, वेरी होंगे, और फ्रीक्वेंसी जब बदलेगी तो आपको याद है कि हमारा क्या चीज़ होता है, स्लिप। स्लिप भी क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू, या स्लिप इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। 120 f बाई पी, तो f चेंज होने से क्या होगा, स्पीड बदलेगा, स्पीड बदलने से स्लिप बदलेगा। तो जब हमारा फ्लक्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो स्लिप टाइम्स वहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए एक्सेल की जब वैल्यू हम लिखेंगे तो वहाँ एस टर्म्स वाला आएगा। लेकिन जब हम आर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, उसके कारण तो कोई भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो हम x2 लिखे हैं, यहाँ पर हम s टाइम से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम लिखते हैं cos फाई टू, cos ऑफ फाई टू। तो देखिए cos ऑफ फाई टू लिखने के लिए cos फाई जनरल टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा x, ये r और ये z। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा r/z, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r2 अपॉन रूट ओवर z की वैल्यू अगेन r2 स्क्वायर प्लस s टाइम्स ऑफ x2 स्क्वायर, ये क्या मिलेगा cos ऑफ 5। तो देयरफॉर जो टॉर्क का इक्वेशन है वो मेरे को क्या मिलेगा, टॉर्क जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा s। देखिए अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वैल्यूज, ये वाले इक्वेशन कौन से वाले हमारे, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पर हम पुट करना चाह रहे हैं। तो हम वैल्यू रखेंगे आई, ये आई आर है, ये cos फाई 2 है, ठीक है, और ई आर है, ठीक है, ई आर इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ ई टू। तो यहाँ रखूंगा मैं एस टाइम्स ऑफ ई टू, और आई की वैल्यू में क्या क्या था, तो आई इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ ई टू, यहाँ पर भी था, बट यहाँ हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, तो एस ई टू और फ्लक्स आ जाएगा और आर टू अपॉन ये वाला टर्म आ जाएगा cos ऑफ 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं क्या आई आर रखूंगा तो एक नीचे में ये भी आएगा, और cos फाई 2 रखूंगा तो नीचे में ये भी आएगा। जब दो रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो जब इन दोनों रूट्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई नीचे में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, खाली r2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारा टॉर्क का इक्वेशन बनेगा। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल साइन करते हैं, तो एक कांस्टेंट वहाँ आ जाता है, तो k इंटू एस ई टू आर टू अपॉन r2 स्क्वायर प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, ये हमको टॉर्क इक्वेशन कुछ मिलेगा। अब हमको पता है कि E2 इज प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स से E2 भी बना, ER भी बना था। तो अगेन यहाँ पर पुट करेंगे T इज इक्वल्स टू K, अब 1 लिख देते हैं, फाई के जगह हम क्या पुट करेंगे, फाई को फ्लक्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू E2, तो फ्लक्स के जगह फाई के जगह हम E2 रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा K E2 स्क्वायर S R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर। और जहाँ K1 क्या है, यहाँ K1 का एक डिफाइंड वैल्यू है दैट इज 3/2 पाई NS, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये वैल्यू होगा। तो K1 के जगह हम अगर रिप्लेस करें इस वैल्यू को, तो हमारा जो फाइनल टॉर्क इक्वेशन बनने वाला है वो है 3/2 पाई NS, K1 के जगह रख दिया और बाकी सब चीज़ वैल्यूज सेम, इंटू एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन अभी हमें मिला दैट इज़ योर फाइनल इक्वेशन फॉर द टॉर्क इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ तक हमें सॉल्व करना चाहिए। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसे 3 डाल देते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसी इक्वेशन पर थोड़े से कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ और रिजल्ट्स ला के देखते हैं। तो जब विराम अवस्था है, विराम कल हमने देखा था दैट इज स्टैंड स्टिल, जब मोटर रुकी हुई है, स्थिर है, चालू नहीं है, तो किसका मान 1 होता है, स्लिप का मान 1 होता है। कल हमने इसको देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, S1 होने पर विराम अवस्था क्यों हो रही है। तो यहाँ पुट कर दीजिए 3, तो मान लीजिए मैं इसको K1 ही रहने देता हूँ, तो इस K1 के जगह K1 देन S इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये हो गया E2 स्क्वायर R2 अपॉन, यहाँ पर बदलेगा, ठीक है, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर मेरा 4 आया, ये जो इक्वेशन है ये स्टार्टिंग के स्टैंड स्टिल टॉर्क पर है, क्लियर है, टॉर्क एट स्टैंड स्टिल। अब हम एक कंडीशन निकालेंगे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये जो टॉर्क हमने निकाला उसकी कंडीशन मैक्सिमम कब होगी, मतलब हमारा जो टॉर्क है वो अधिकतम कितने पर, कौन सी वैल्यू पर अधिकतम होगा। तो चलिए हम निकालते हैं, ये रनिंग अवस्था पर से निकालेंगे। तो T इज इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, K5S E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर, ये चीज़ मिली थी।
अब स्लिप के देखिए, के जो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली फ्लक्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, बट किसी भी एक पर्टिकुलर वहाँ पर हमें जब इसे इक्वेट करना है तो फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि सप्लाई पर डिपेंडेंट है तो फ्लक्स तो चेंज नहीं होना चाहिए बैलेंस सप्लाई पर। E2 is constant, R2 and X2 is constant. The only variable is S. मतलब केवल यहाँ स्लिप बदलेगी और इसी के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसे डी बाई डी एस करना है, ठीक है, डी बाई डी एस, और इसको इक्वल टू 0 कर देना है। मतलब मान लीजिए कि एक इक्वेशन है तो डी टी बाई डी एस ऐसा लिख देता हूँ मैं, इसको इज इक्वल्स टू 0 करना है। इससे मैक्सिमम निकल जाता है डेरिवेटिव से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके तो हम यहाँ मानते हैं कि y एक लेते हैं कॉन्स्ट वैल्यू और 1 बाई टी लेते हैं इसका, क्योंकि इसको हम जब डिराइव करने डेरिवेशन करने जाएंगे तो कठिन होगा, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जल्दी इजीली हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, तो y इज इक्वल्स टू हम निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू होल स्क्वायर अपॉन, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल के फाई एस ई टू आर टू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको दो भाग में लिख सकता हूँ, R2 स्क्वायर अपॉन के एस फाई ई टू इंटू आर टू प्लस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के फाई एस ई टू आर टू। जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, R2 का एक टाइम्स चला जाएगा, यहाँ S का एक टाइम्स चला जाएगा और X2 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हमें, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 कर देंगे। तो चलिए, s के रेस्पेक्ट में यहाँ पर s नीचे है, जब 1 बाई एस होता है तो क्या होता है, -1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ क्या मिलेगा, -R2 अपॉन के, कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, फाई एस स्क्वायर E2 और प्लस यहाँ s ऊपर है तो डी एस का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है वैल्यू, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर अपॉन के फाई E2 R2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। अब एक दोनों को एक तरफ लेकर के जाएंगे तो R2 अपॉन के फाई एस स्क्वायर E2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर अपॉन के फाई E2 इंटू R2। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से E2 के फाई कैंसिल और R2 तो कैंसिल नहीं होगा, तो देन अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये R2 और ये R2 इधर आ जाएगा, तो ये हमें मिल गया R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू S उधर चला जाएगा, S स्क्वायर X2 स्क्वायर। अब सबका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिला हमें, R2 इज इक्वल्स टू S टाइम्स X2। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक कंक्लूज़न ये मिला कि जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, S टाइम्स ऑफ X2 हो, तो क्या मिलेगा हमें, T मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन हमें मिल गया। मतलब इस अवस्था पर पहुंचने पर मोटर जो है वो अपने अधिकतम टॉर्क को प्राप्त कर लेगी। क्वेश्चन यही आता है और ये डेरिवेशन हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बनता है। तो इतना हमको याद रखना है और बहुत ही अच्छे से इतने को पढ़ लेना है, ठीक है। और जो हमारा बेसिक डेरिवेशन है दैट इज टॉर्क इक्वेशन, ये वाला भी क्वेश्चन आता है और इसी के एक्सटेंशन में पूछता है कि डिराइव आल्सो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, और यही हमारा टी मैक्स का कंडीशन है, अवस्था है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।